हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मई 2024 प्रतियोगिता दर्पण के जो टॉप करंट अफेयर्स हैं उन सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो भी करंट अफेयर्स है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ से जो है प्रश्न आपको देखने को मिलता है। सभी क्वेश्चन जो है हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे, ताकि आप जो है अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सारे फैक्ट को देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्न को जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वो कमेंट में भी दिया जाएगा, या फिर आप इसे स्कैन करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पिछले एक साल का पीडीएफ, मतलब कि अप्रैल 2023 से लेके अभी तक का जो सारा का जो है प्रतियोगिता दर्पण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप पीछे का भी रिवीजन करना चाहते हैं तो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। तो आज का जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है वो चुनाव से ही रिलेटेड है। तो एक पहले हम लोग ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं चुनाव के ऊपर, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। देखो, अभी जो इलेक्शन चल रहा है वो उसे हम लोग बोलते हैं आम चुनाव, या फिर बोला जाता है लोकसभा चुनाव। क्योंकि ये आम पब्लिक के द्वारा जो है उन्हीं के बीच में से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, इसलिए इसे आम चुनाव भी बोला जाता है। और ये लोकसभा का चुनाव है। वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है वो आपको बताना है कि कौन सा चुनाव है, मतलब लोकसभा के कौन से सत्र का है, 16वीं, 17वीं, 18वीं या 19वीं, किस लोकसभा सत्र के के लिए ये चुनाव हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 18वीं लोकसभा के लिए ये चुनाव हो रहा है। अब हमारे संविधान में प्रावधान क्या है कि जो लोकसभा है उसे जो है हर 5 साल के बाद उसकी जो सदस्य हैं उसका चुनाव होता है। ठीक, तो अभी 18वीं का चुनाव होना है। तो पहला प्रश्न यही है कि जो हमारा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है, आखिर ये समाप्त कब हो रहा है, क्योंकि इसके समाप्ति के पूर्व ही जो है हमें चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। तो ऑप्शन है 16 जून 2024, 18 जून 2024, 6 जून या 26 जून 2024। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 जून 2024। 16 जून 2024 को जो है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है, इसलिए हमें जो इलेक्शन है वो इसके पहले पूर्ण करा लेना है। अगला भी इसी से रिलेटेड है कि 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की गई है। तो 18वीं, देखो बीपीएससी ने क्या किया था, सारे फैक्ट को छोड़ दिया कि हाँ कौन जीता, कितनी सीटों से जीता, ये सारा छोड़ के उसने ये पूछा था कि जो चुनाव की घोषणा कब की गई। तो इस तरीके से के प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन है 16 मार्च 2024, 18 मार्च, 28 मार्च या 26 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मार्च 2024 को जो है 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई थी। और ये चुनाव की घोषणा कौन करता है, तो चुनाव की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग करता है। भारत में कौन करता है, तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, उसी के द्वारा चुनाव की सारी प्रक्रिया को देखा जाता है। और वही जो है इसका घोषणा किया है कब, 16 मार्च 2024 को। अगला है कि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है ये कुल कितने चरणों में संपन्न होगा। तो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है ये आपका 7 चरणों में संपन्न होने वाला है। कितने चरण में, 7 चरण में। अब एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि पहला चरण कब हुआ, दूसरा चरण कब हुआ, इस तरीके से जो है आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो उतना जो है याद रखने का भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखो कि 7 चरणों में एग्ज़ाम होगा। और कुल कितनी सीटों के लिए एग्ज़ाम होना है, तो कुल जो है आपको 543 सीटों के लिए यहाँ पे ये चुनाव होना है। ठीक, और चुनाव जो है वो 7 चरण में होगा। इसका मतगणना जो है कब होगा, तो ये आपका 4 जून को होगा। मतगणना कब होने वाला है, तो 4 जून को। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है ये समाप्त होगा 16 जून को। तो ये क्लियर है कि 4 जून को जब मतगणना हो जाएगा तो 16 जून के पहले तक जो है सरकार का निर्माण कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को जो है व्यवस्थित किया गया है। एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है उसके साथ साथ जो है कुछ और भी सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जैसे विधानसभा का। तो उसमें क्या है कि 13 राज्यों के जो है 13 राज्य के
लगभग 26 जो लोकसभा 26 जो विधानसभा सीट है। मालूम है कि जो राज्य में क्या होता है, राज्य में आपका विधानसभा का चुनाव होता है, तो जो खाली सीटें हो जाती है किसी कारण से, जैसे मान लीजिए वहाँ का जो विधायक है उसकी मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिया, तो वो सीट खाली हो जाता है, तो वहाँ पे जो इलेक्शन होता है उसको बोलते हैं उपचुनाव। तो उसको जो है, ये आपका लोकसभा के चुनाव के साथ ही उसका इलेक्शन हो रहा है, तो उसको वो कितनी सीटों पे हो रहा है, 26 सीटों पे हो रहा है। इसके अलावा दो ऐसे राज्य हैं जहाँ की विधानसभा के लिए भी चुनाव हो रहा है। एक आपका है अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा सिक्किम। इन दो जगहों पे जो है आपका विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। तो याद रखना है, लोकसभा के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए भी चुनाव हो रहा है। और इसके लिए जो मतगणना की तारीख रखी गई है वो आपका रखा गया है 2 जून। 2 जून को जो है इसका मतगणना करवा लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होता है। ये आपका यूपीएससी में भी एक बार ऐसा पूछा जा चुका है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, कि आचार संहिता जो है कब लागू होता है। पहले चरण के उम्मीदवार नामांकन की तारीख से, पहले चरण के मतदान तारीख से 2 दिन पूर्व, चुनाव की घोषणा के साथ, या पहले चरण के मतदान तारीख से। देखो, इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा चुनाव की घोषणा के साथ। जैसे ही चुनाव का घोषणा कर दिया जाता है उसी टाइम से जो है क्या होता है कि आचार संहिता जो है वो लागू हो जाता है। आचार संहिता, तो आपको मालूम होगा कि ये चुनाव की घोषणा कब की गई है, तो अभी हम लोगों ने देखा था 16 मार्च से। 16 मार्च से जो है इसकी घोषणा की गई है। तो 16 मार्च से जो है जब तक आपका पूरा जो है मतगणना नहीं हो जाता है तब तक जो है मतगणना नहीं, मतलब आखिरी चरण का जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक ये आचार संहिता लागू होता है। इसी को बोला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि एक उम्मीदवार को किस तरीके से जो है वो व्यवहार करना है, इन सारी चीज़ों को कुछ रूल रेगुलेशन के साथ जो है प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आगे के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चूँकि इलेक्शन कौन करवाता है, तो चुनाव आयोग करवाता है, और उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं चुनाव आयुक्त। देखो, टोटल जो है 3 एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसके अलावा 2 और भी जो है वो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो हो गया वो आपका ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार जो है वो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा अगर बात करें 2 अन्य चुनाव आयुक्त की, तो एक जो है सुखवीर सिंह संधू और दूसरा ज्ञानेश कुमार। ये दोनों जो हैं वर्तमान में अभी चुनाव आयुक्त हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल जो इलेक्शन होने वाला है वो कितनी सीटों पे होने वाला है, 543 सीट पे होने वाला है। और हमारे संविधान में बताया गया है कि कुछ सीटें जो है वो आपका एससी और एसटी के लिए रिजर्व होगा। एससी और एसटी के लिए रिजर्व होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति मतलब कि शेड्यूल कास्ट एससी के लिए कितनी सीटें जो है वो आपका रिजर्व की गई है। तो याद रखिएगा, एससी के लिए जो है टोटल आपका 84 सीट, कितना 84 84 सीटें जो है वो आपका अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। वहीं आपका जो शेड्यूल ट्राइब है, एसटी है, अनुसूचित जनजाति, उसके लिए जो है कुल सीटों की संख्या जो आरक्षित है वो है आपका 47। तो याद रखिएगा 47 जो है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 84 जो है वो आपका अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देखो, आरक्षण का जो मुद्दा है खासकर इसमें वो बोला गया कि 10 वर्ष के लिए ही लागू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसे अब जो है 2030 तक ये आरक्षण जो है आपका लागू होगा। अभी 104वां जो अधिवेशन आया था, ठीक है, 104वां जो विधेयक था उसमें ये प्रावधान किया गया था, जो आरक्षण का मुद्दा है वो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और उसमें एक चीज़ और था कि जो एंग्लो इंडियन का पहले 2 एंग्लो इंडियन के लिए चुनाव हो, मतलब उनका मनोनयन जो है होता था, तो इस एंग्लो इंडियन को जो है 104वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा उसे समाप्त किया गया। तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हो।
यहाँ पे भी आपका दे रखा है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सीटों का जो आरक्षण है वो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों का जो मनोनयन पहले होता था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। देखो ये दोनों प्रश्न जो है काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आप इसे हर हाल में याद रखिएगा कि SC के लिए जो है वो 84 और ST के लिए जो है वो आपका 47, इतनी सीटें जो है हमारे रिजर्व किए गए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत समाज सेवी सुधा मूर्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। इनके दामाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अर्थात सुधा मूर्ति के जो दामाद हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ये भी सही है। जो ऋषि सुनक है वो ऋषि सुनक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री हैं और ये इनके दामाद हो गए, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। आगे पूछा जा रहा है कि इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इन्हें 2006 में जो है वो पद्मश्री से, और अभी चर्चा में थी 2023 में जो है इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। और अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अब देखो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आपको मालूम होगा कि राज्यसभा का जो के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। इसके प्रत्येक के 1/3 सदस्य जो है वो आपका हर एक 6 साल के बाद मतलब रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो इनके जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है और राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्य संसदीय विशेषाधिकार के तहत नहीं आता? पहला है पैसे लेकर सदन में बातें कहना, पैसे लेकर वो सदन में वोट डालना, संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। फिर ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। देखो हमारा जो संविधान है उसके तहत जो है कई सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे जो संसद है तो संसद की जो सदस्य हो गए वो आपका सांसद हो गए, तो उनके लिए जो है एक विशेषाधिकार दिया गया है। विशेषाधिकार क्या दिया गया कि भाई उन्हें जो है संसद में खुल के बोलने की आज़ादी होगा। अगर वो संसद में कोई भी बात बोल रहे तो उनके ऊपर जो है कोई FIR नहीं होगा, कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है नहीं की जा सकती है। तो वही बात यहाँ पे बोला गया कि संसद के सदस्य द्वारा कही गई बात सदन में कही गई बात के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये आपका जो है वो सही बात है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ सांसद जो है वो पैसे लेकर, ठीक है, पैसे लेकर या तो जो कोई बिल आया है तो बिल के अगेंस्ट में वोट कर दिए, या फिर किसी से पैसे लेकर उसकी बातों को जो है वो सदन में रख रहे हैं। तो वैसे में क्या हो रहा है कि जो संविधान का जो मूल चीज़ें हैं कि हाँ जनता का प्रतिनिधि जनता की बातें कहेगा, और वहीं जनता का प्रतिनिधि अगर पैसे लेकर जनता की बात कह रहा है तो वो हमारा क्या है कि लोकतंत्र के ऊपर एक कठोराघात है। तो ये जो है एक सही तरीका नहीं होता है पैसे लेकर सदन में बातें करना, तो ये आपका सही चीज़ नहीं है, ये विशेषाधिकार के तहत नहीं आता। और पैसे लेकर सदन में वोट डालना ये भी विशेषाधिकार के तहत नहीं आता। लेकिन पहले क्या था कि इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये भी जो है विशेषाधिकार के तहत आता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि पहले जो है 5 सदस्यीय जो पीठ था, ठीक है, 5 सदस्यीय पीठ ने जो है वो इसके ऊपर फैसला दिया था कि ये जो है विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी 5 बेंच के बाद जो है 7 बेंच जो 7 सदस्यीय संविधान पीठ है उसने ये फैसला सुनाया है कि ये सारी जो कार्य है वो आपका इस विशेषाधिकार के तहत नहीं आएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है। और वही बात यहाँ पे नीचे दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के 7 सदस्य संविधान पीठ के द्वारा संसदीय विशेषाधिकार को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। एक चीज़ आप और याद रखना, संविधान पीठ जब भी होता है वो मिनिमम 5 जजों की बेंच होता है, और अगर उससे जो फैसला है उसको अगर ओपन करना है तो फिर उस बेंच जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो 5 से फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आपका 7 बेंच का हो गया, मतलब 7 सदस्य जो है
वो जज का एक पैनल था, उसके द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। वहीं संसदीय विशेषाधिकार से जो रिलेटेड कानून है वो आपका अनुच्छेद 105 के तहत दिया गया है। जो सांसद है मतलब सदन के अगर लोग हैं तो उनके लिए आर्टिकल 105, लेकिन अगर वो राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं तो वो आर्टिकल 194 के तहत उन्हें विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में गामिनी चीते ने 5 शावकों को जन्म दिया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखो आप सबको मालूम है कि पहले हमारे यहाँ जो है चीते वो ख़त्म हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, तो फिर प्रधानमंत्री के द्वारा जो है चीते के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए हैं। सबसे पहले जो 8 चीते लाए गए थे वो आपका नामीबिया से लाए गए थे। कहाँ से? नामीबिया से। उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका से भी लाए गए। अब उन्हीं चीतों में क्या है कि यहाँ पे जो है उनको आवासन प्रोवाइड करवाया गया है और उसमें एक गामनी नामक चीते ने जो है 5 शावकों को जन्म दिया है। आपको हालांकि चीता का नाम नहीं पूछेगा, बस याद रखिएगा कि गामनी चीते ने जो है वो हाल फिलहाल में चीते को जन्म दिया और कहाँ दिया है? तो कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। और सबसे पहले सितंबर 2022 में जो है वो आपका चीता को लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से लाया गया था। कितने चीते को लाया गया था? तो 8 चीते को लाया गया था। आगे है, लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना के नए नौसैनिक अड्डे का नाम क्या है? ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन है कि पहले क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का एक नया नौसैनिक अड्डा का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो रखा गया है INS जटायु। INS जटायु ये आपका जो इंडियन नेवी है उसका नया नौसैनिक अड्डा खोला गया है। कहाँ पे? तो लक्षद्वीप में। अगर लक्षद्वीप में कहाँ पे? तो सबसे जो निचला पॉइंट है, ठीक है, सबसे जो निचला पॉइंट है मिनी कॉय, तो मिनी कॉय द्वीप पे जो है इसको कार्यरत किया जाएगा। और ये मिनी कॉय जो है ये आपका जो मालद्वीप है वहाँ से सबसे नज़दीक में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में भारत का जो नौसैनिक अड्डा नया खोला गया है वो आपका मिनी कॉय में खोला गया। हालांकि उसके पहले भी हमारा एक नौसैनिक अड्डा जो है लक्षद्वीप में था, उसका नाम है INS द्वीप रक्षक। INS द्वीप रक्षक ये पहले से ही काम कर रहा है। कहाँ? तो कवारती में। कवारती में ये पहले ही काम कर रहा है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो आपका कहाँ है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो अभी इंडियन नेवी के एडमिरल हैं, जो हेड हैं, वो कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार, ये अभी जो है इंडियन नेवी के हेड हैं और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे, भारत की पहली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो कौन सी है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। देखो कोलकाता मेट्रो जो है भारत की सबसे पुरानी मेट्रो भी है। अगर बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1984 को ही शुरू किया गया था और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हुगली नदी के नीचे, ठीक है, हुगली नदी के नीचे जो है वो और एक टनल बनाया गया है और उस टनल से जो है अब कनेक्ट कर दिया, उस टनल को कनेक्ट कर दिया गया है। किससे? तो मेट्रो से। मतलब मेट्रो का जो है सुविधा पहले नदी के दोनों साइड में नहीं था, हावड़ा और जो बाकी का कोलकाता है, तो उसके बीच में ये सेवा जो है नहीं थी मेट्रो की, तो उसी को डेवलप करने के लिए नदी के नीचे ये मेट्रो चलाया जा रहा है। कहाँ पे? तो कोलकाता मेट्रो में। और ये जो है हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबा होगा, मतलब आपका आधा किलोमीटर जो है लंबा है और ज़मीन से 33 मीटर नीचे है। साथ ही जो नदी का, जैसे ये ज़मीन से अगर देखें तो ये 33 मीटर हो जाएगा, लेकिन अगर नदी का जो तलहट है वहाँ से अगर देखें तो इसका जो 13 मीटर नीचे जो है ये स्थित होगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से किस देश के अप्रवासी लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी? आपको मालूम है कि CAA ये जो है काफ़ी चर्चा में रहा था जब ये अधिनियम आया था, तो CAA को जो है अभी लागू कर दिया गया है। तो पूछा ये जा रहा है कि इसमें कौन से देशों के नागरिक को शामिल नहीं किया गया है?
ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। देखो सीएए क्या है कि मेनली जो आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों जगहों पे जो गैर मुस्लिम आबादी है, ठीक है, जो गैर मुस्लिम आबादी है उन अप्रवासियों को जो है भारत में शरण यहाँ पे देने की बात की गई है। और ये लागू कब से हो गया? तो 11 मार्च 2024 के जो है इस अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया, मतलब लागू कर दिया गया है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि पहले भारत आए कब से? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी भारत आ गए हैं वैसे लोग जो पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं और अगर वो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं तो उन्हें जो है नागरिकता दे दी जाएगी। डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो है वो शरणार्थी आ जाना चाहिए। आगे है बीसीसीआई की वार्षिक अनुबंध में ग्रेड A+ के तहत किस खिलाड़ी को नहीं शामिल किया गया है? देखो बीसीसीआई क्या है? तो बीसीसीआई आपका जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका बीसीसीआई है और ये क्या करता है? जो भी भारत में क्रिकेट होता है उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपका मुंबई में है। अब है कि बीसीसीआई क्या करता है? हर साल जो है अपने खिलाड़ियों को उनको जो है अनुबंधित करता है, ठीक है। तो उनका अलग अलग प्राइस टैग होता है। जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो 2023-24 के लिए कुल 30 खिलाड़ियों को अनुबंधित किया गया है पूरे सत्र के लिए और उसमें जो है अलग अलग ग्रेड बना दिया गया, जैसे ग्रेड A+, A, ग्रेड B, ग्रेड C और उसी अकॉर्डिंग उनको पिक किया जाता है। जैसे जो ग्रेड 1 के खिलाड़ी होंगे उन्हें 7 करोड़ दिया जाएगा, ग्रेड A+ वाले को, A वाले को 5 करोड़, B वाले को 3 करोड़ और C वाले को 1 करोड़। अब पूछा ये जा रहा है कि जो ग्रेड A+ है, ठीक है, उसमें निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं है? ऑप्शन है रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। तो देखो महेंद्र सिंह धोनी चूँकि रिटायर हो चुके हैं, मतलब रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है वहाँ से, तो इसलिए ये वार्षिक जो अनुबंध है उसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा जो रोहित शर्मा है ये शामिल है, जसप्रीत बुमराह शामिल हैं, रविंद्र जडेजा शामिल हैं और एक नाम आपको और मिलेगा विराट कोहली। ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपका ग्रेड A+ वाली श्रेणी में रजिस्टर्ड है। आगे है कि स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? देखो जैसे आपका टाइगर रिपोर्ट आता है उसी तरीके से जो है लेपर्ड्स रिपोर्ट आया है, मतलब तेंदुए के ऊपर जो है उसका जनगणना किया गया तेंदुआ का। तो वही पूछा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत में जो लेपर्ड्स है उनकी कुल संख्या कितनी है? यहाँ ऑप्शन है 13,874, 12,852, 7,910 या फिर 8,820। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13,874 जो है वो भारत में कुल तेंदुए की संख्या जो है वर्तमान में हो गई है। देखो ये क्या है? ये रिपोर्ट आपका हर 4 साल में आता है, ठीक। तो ये 2022 का रिपोर्ट है। उसके पहले 2018 में जो है जो तेंदुए की संख्या थी वो 12,852 थी। अर्थात अगर देखा जाए तो तेंदुए की संख्या में जो है कुल कितने की वृद्धि हो गई है? ये आपका 7.95% की यहाँ वृद्धि देखी गई है। 7.95% की वृद्धि जो है कुल हुई है 2018 से 2022 के तुलना में। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे की 5वीं तेंदुआ गणना रिपोर्ट, तो ये आपका जो रिपोर्ट है तेंदुआ की जनगणना का, ये कौन सा रिपोर्ट है? 5वीं तेंदुआ गणना रिपोर्ट है और ये हर 4 साल में किया जाता है। ऐसे करता कौन है? तो ये करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और जो WII है अर्थात वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जो है ये जनगणना करवाई जाती है।
यहाँ पे आपका दिया हुआ है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये सर्वे करवाया जाता है। तेंदुए की जो संख्या है 2018 की तुलना में 2022 में उसमें कितनी की वृद्धि हुई है, तो 7.95% की वृद्धि हुई है। ये सारे क्वेश्चन जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर स्टेट पीएससी या यूपीएससी, इन सभी में जो है यही इसी टाइप के प्रश्न आपका पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। फिर पूछा जा रहा है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। देखो क्वेश्चन का लेवल जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। जैसे आपका अगर यूपीएससी का है तो वहाँ पे आंकड़ों पे ना जाके फैक्ट पे जाएंगे कि हाँ कितनी बार साल में होता है, कौन करवाता है, और कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इन सभी का मिक्सर जो है वो आपको यूपीएससी में दिखेगा। वहीं अगर एसएससी की बात करें या फिर स्टेट पीएससी की बात करें तो वहाँ पे आपको इस टाइप के वन लाइनर जो है क्वेश्चन मिलेंगे कि रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या है। ऑप्शन दे दिया जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखो एमपी में जो है टोटल 3,907 तेंदुए देखे गए हैं, महाराष्ट्र में 1985 और तीसरा स्थान कर्नाटक का है। ये टॉप 3 राज्य हैं जहाँ पे तेंदुओं की संख्या जो है सर्वाधिक है। अगर उसके बाद बात करें तो तमिलनाडु में जो है चौथे स्थान पे है जहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। ये तो राज्य की बात होगी। अगर एरिया की बात किया जाए तो एरिया में जो है मध्य भारत और जो पूर्वी घाट है वहाँ पे सर्वाधिक तेंदुआ आपको देखा जाता है। अब देखो इसी को अगर क्वेश्चन बनाना होता तो आपको अलग अलग क्षेत्र दे दिया जाता कि सर्वाधिक तेंदुआ आपका स्थित है कहाँ, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, उसके बाद फिर शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक वाले क्षेत्र में, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट है उन क्षेत्रों में। तो फिर वहाँ पे आपका आंसर हो जाता पूर्वी घाट में, है ना, क्योंकि जो मध्य क्षेत्र है मतलब जो सेंट्रल इंडिया है और पूर्वी घाट है वहाँ पे ही सर्वाधिक तेंदुए आपका पाए जाते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया। पहले तो समझते हैं कि MIRV है क्या। देखो MIRV का मतलब हो गया मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। मतलब कि एक साथ जो है वो कई टारगेट को जो है वो हिट करेगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जो है अग्नि 5 ये मिसाइल लैस है उसका परीक्षण किया गया है। तो इसका परीक्षण कहाँ गया, ये कहाँ किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। देखो ओडिशा जो पहले ओडिशा बोलते थे उसका जो व्हीलर द्वीप है, ठीक है, व्हीलर द्वीप, वहाँ पे ये परीक्षण किया गया, और व्हीलर द्वीप का जो नाम हो गया वो चेंज होके APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। ठीक है, जिसे कलाम द्वीप भी कहते हैं। तो उसी कलाम द्वीप पे जो है ये परीक्षण किया गया, और किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO के द्वारा ये परीक्षण किया गया है अग्नि 5 मिसाइल का, जो MIRV तकनीक के साथ लैस है। ये एक और खास बात है कि MIRV जो टेक्नोलॉजी है मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये अभी तक 5 कंट्री के पास ही है। ऑब्वियस है, एक USA होगा, उसके बाद चाइना, UK मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और एक रूस। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास अभी MIRV टेक्निक मौजूद थी, और भारत जो है अब छठा देश बन गया है जो कि इस टेक्नोलॉजी को अचीव कर रहा है। ठीक, आगे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये आपका जो अग्नि 5 मिसाइल है ये आपका जो है परमाणु जो हथियार है उसको भी ले जाने में सक्षम होगा। जो परमाणु हथियार है उसे भी ले जाने में ये सक्षम है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है। देखो पहले हरियाणा में क्या था कि एक जननायक पार्टी है, जननायक पार्टी। तो जननायक पार्टी और बीजेपी इन दोनों का जो है पहले गठबंधन था। अब बीजेपी जो है इस जो गठबंधन है उससे अलग हो गई है, और बीजेपी ने अपनी एक अलग जो है सरकार बना ली है। तो पूछा जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो नए मुख्यमंत्री जो है वो बने हैं नायब सिंह सैनी। और पहले कौन थे, तो पहले थे मनोहर लाल खट्टर। तो याद रखना है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी। कमेंट में आप बता सकते हैं कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है जिन्होंने जो है नायब सिंह सैनी को शपथ दिलाया है। देखते हैं अगले प्रश्न को
किस मिशन के तहत भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री लुटेरों से एक वाणिज्यिक पोत को मुक्त कराया है? देखो, अभी हाल में ये काफ़ी चर्चा में था कि इंडियन नेवी के द्वारा जो सोमालिया के लुटेरे थे पायरेट से, उनसे जो है एक कॉमर्शियल जो पोर्ट है उसे जो है इन्होंने छुड़वाया था, जो जहाज़ है उसको छुड़वाया था। तो उसको छुड़वाने के लिए इन्होंने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, ये पूछा जा रहा है। और उसमें जो है जो इंडियन नेवी के कमांडो है, जिन्हें बोला जाता है ब्लैक कमांडो या कुछ और नाम है, ब्लैक कमांडो तो इस पे होता है, मार्कोस बोलते हैं उसको, ठीक है, मार्कोस कमांडो, वो इंडियन नेवी के होते हैं। यही लोग जो है ये समुद्री लुटेरों से जो है इस जहाज़ को बचाया था। और जहाज़ का अगर नाम बताएं तो एम भी रुएन जो है वो जहाज़ था, जिसे जो है इन लोगों ने, इंडियन नेवी ने बचाया था। कहाँ? सोमालियाई लुटेरों से। तो उसमें कौन सा ऑपरेशन इन्होंने चलाया था? ऑप्शन है ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन दूत, ऑपरेशन राहत। तो याद रखिएगा ऑपरेशन संकल्प। संकल्प के तहत जो है इंडियन नेवी के द्वारा सोमालियाई लुटेरों से जो है एमवी रुएन जो जहाज़ था उसको जो है बचाया गया, एमवी रुएन जहाज़ को। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव के लिए किसके अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, एक देश एक चुनाव। तो एक देश एक चुनाव के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? ऑप्शन है रामनाथ सिंह कोविंद, एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप या संजय कोठारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद। उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बना था और उस कमेटी का यही था कि हाँ, एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो उसको किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन सभी के ऊपर जो है सुझाव देना था। तो पहले तो देख लेते कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो है सितंबर 2023 में हुआ, 2 सितंबर 2023 को। और इसने अपना रिपोर्ट जो है वो 14 मार्च 2024 को दे दिया है। इसमें जो है कुल 8 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। हालांकि बाद में जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि कुल सदस्य कितने थे? 8 थे। और इन्होंने सिफारिश ये किया है कि जो लोकसभा है और सभी राज्यों के जो विधानसभा है उनको जो है एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। और जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे जो पंचायत का चुनाव हो गया या फिर नगर पालिका का जो चुनाव है, नगर निगम का जो चुनाव है, वहाँ पे जो है एक साथ चुनाव करवाया जाए। अर्थात पूरे देश में 2 चरणों में चुनाव कराने की इन्होंने जो है सिफारिश की है। हालांकि अभी इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से होता नहीं होता है वो आगे देखना है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए याद रखिए कि एक देश एक चुनाव के लिए जो कमेटी है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रामनाथ कोविंद थे। और उसमें कुल कितने मेंबर थे? तो कुल 8 मेंबर थे। अगर उस मेंबर में अगर आप जाइएगा कि हाँ कौन कौन से मेंबर थे, तो 2 नाम तो आपको यहीं पे मिल जा रहा है कि एक जो अध्यक्ष हो गए रामनाथ कोविंद, दूसरे अधीर रंजन चौधरी जो इस्तीफा दिए। इसके अलावा सुभाष कश्यप वो भी इस कमेटी के थे। जो 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, वो भी जो है इस कमेटी के जो है एक सदस्य थे। इसके अलावा कुछ वरिष्ठ जो एडवोकेट है जैसे हरीश साल्वे, वो भी जो है इस कमेटी के एक सदस्य थे। संजय कोठारी वो भी इसके एक सदस्य हैं। जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग के सदस्य अध्यक्ष थे संजय कोठारी, तो वो भी जो है इसके एक मेंबर है। इसके अलावा जो गृह मंत्री हैं वो हो जाएंगे गृह मंत्री। फिर जो कानून मंत्री हैं वो जो है इसमें विशेष रूप से आमंत्रित थे, इसके सदस्य नहीं थे। तो बस याद रखिएगा कि गृह मंत्री भी इसके एक मेंबर हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि उपग्रह प्रक्षेपण हेतु पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण क्षमता अर्थात रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी क्षमता हासिल करने वाला भारत कौन सा देश हो गया है? देखो, जो भी हम लोग सेटेलाइट लॉन्च करते हैं उसमें क्या होता है कि सेटेलाइट लॉन्च होने के बाद जो रॉकेट है वो रॉकेट जो है वापस गिर जाता है समुद्र में और वो नष्ट हो जाता है। ठीक, सेटेलाइट तो वो आपका स्पेस में चला गया, लेकिन जो रॉकेट है वो वापस जो है समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाता है। तो इससे खर्च अधिक होता है। अब किया ये जा रहा है कि ये एक ऐसा से रॉकेट बनाया जाए जो लॉन्च होने के बाद फिर वापस से जो है जो निर्धारित स्थान है वहाँ पे ये आ जाए। तो उसी को बोला जा रहा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी क्षमता वाला जो है रॉकेट। तो ऐसा
उपग्रह प्रक्षेपण है ना, उपग्रह प्रक्षेपण तो सेटेलाइट लॉन्च करने वाला, रॉकेट की क्षमता हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बना है, मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है भारत ने हासिल किया है, तो ऐसा हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बना है। तो याद रखिएगा भारत जो है 4th कंट्री ऐसा बन गया है। आपका यूएसए, रूस और चाइना, इन तीनों के बाद भारत जो है वो 4th ऐसा कंट्री बन गया है। और इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम जो है वो पुष्पक रखा गया, पुष्पक विमान। देखते आगे। आगे जो है वो हम लोग इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें बुलाया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू या राजनाथ सिंह। तो इसका बहुत सारे लोग जो है इसका आंसर गलत करेंगे नरेंद्र मोदी लगा के, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो आपका द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू को जो है मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 12 मार्च को मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री कौन है वहाँ पे, तो प्रवीण कुमार जगन्नाथ, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखिएगा उनके राष्ट्रीय दिवस पे हमारे राष्ट्रपति को जो है इनवाइट किया गया था। ठीक है। आगे है कि किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि प्रदान की है। कौन सी उपाधि, तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, उसकी मानक उपाधि किसने दी है। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय नेपाल, मॉरिशस विश्वविद्यालय, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय या इस्तांबुल विश्वविद्यालय। देखो हो सकता है अभी चूंकि हम लोगों ने देखा कि मॉरिशस वो गए हुए थे तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे कि मॉरिशस विश्वविद्यालय, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको बाद में मिलेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना है कि डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, ठीक है, सिविल लॉ जो है वो उसके लिए मानद उपाधि किसे प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मॉरिशस के द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि किसे दी गई है, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर या फिर कोई और जो है थर्ड नाम दे दिया जाएगा और आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को दिया गया है। और किसने दिया है, मॉरिशस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये दिया गया है। आगे है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। जैसे भारत में इलेक्शन हो रहा है वैसे पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुआ है और उसमें जो है एक नए प्रधानमंत्री बन के आए हैं। तो कौन बन के आए, तो नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है वो बने हैं आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। अभी पाकिस्तान में इलेक्शन कौन सा हुआ था, तो 16वीं नेशनल असेंबली वहाँ पे हुआ है। और वहाँ पे कौन सी पार्टी की सरकार बनी है, तो मुस्लिम लीग एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन की सरकार यहाँ पे बनी है। मुस्लिम लीग एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है उसके वो जो है यहाँ पे बना है। आगे कि नए राष्ट्रपति कौन है, तो अभी हम लोगों ने देखा आसिफ अली जरदारी जो है पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं। और इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले जो है आरिफ अलवी, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो काजी फैज ईसा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का जो भवन है उसको जो है ऐवान सदर के नाम से जाना जाता है। ये एफटेटिक जी के जो है आप चाहे तो याद रख सकते हैं। आगे नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ऑप्शन है पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देवा या विद्या देवी भंडारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प कमल दहल। अभी हुआ ये है कि नेपाल में जो है पहले एक गठबंधन था, अब वो गठबंधन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया। मतलब पहले दो पार्टी थी, एक आपका जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड की जो पार्टी है माओवादी, ये कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सीपी माओवादी, ठीक है, वो थी। और दूसरा जो है नेपाली कांग्रेस थी, नेपाली कांग्रेस। अब क्या है कि नेपाली कांग्रेस के साथ जो है इनका गठबंधन टूट गया है और एक नई पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ इन्होंने जो लेनिन मार्क्सवादी विचारधारा के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके साथ इन्होंने गठबंधन बना लिया है। तो अब पूरी तरीके से जो है नेपाल में
कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। और बोला ये जा रहा है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन बना है उसमें कहीं ना कहीं जो है चाइना का भी रोल है, उसके द्वारा जो है ये प्रभावित किया गया है, तभी ये सरकार बनी है। तो आपको याद रखना है कि नेपाल के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो पुष्पकमल दहल प्रचंड बने हैं। आगे है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कितने वर्ष की एक और कार्यकाल हेतु पुनः निर्वाचित हुए हैं? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? तो देखो अगले 6 वर्ष के लिए जो है वो ये व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति का पद जो है पुनः संभालेंगे, अर्थात उनका जो कार्यकाल होगा वो अब 2030 तक के लिए हो गया है। तो याद रखिएगा व्लादिमीर पुतिन जो अगले 6 साल तक के लिए पुनः निर्वाचित कर लिए गए हैं, अर्थात 2030 तक जो है रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। आगे, वैश्विक हथियारों की खरीद बिक्री संबंधित रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, UNSDSN या फिर UNDP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिप्री। सिप्री के द्वारा जो है जो भी दुनिया भर में हथियार खरीद बिक्री किए जाते हैं उन सभी का जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो याद रखिएगा सिप्री के द्वारा। और यहाँ से प्रश्न जो है वो अक्सर पूछा जाता है कि सिप्री के द्वारा जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करता है, कौन निर्यात करता है, तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये जो सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ की संस्था है? तो स्वीडन की संस्था है, उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। पूछा जा रहा है कि सिप्री के मार्च 2024 से रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 की अवधि में विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा रहा? मतलब कौन सा देश जो है हथियारों का सबसे ज़्यादा आयात किया है, सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो बाहर से मंगवाए हैं? तो जो है वो है भारत। भारत जो है सबसे ज़्यादा 2019 से 23 की अवधि में हथियारों का आयात किया है। और भारत ने ये जो आयात किया है हथियारों का, विश्व में जितना भी हथियार का आयात होता है उसका 9.8% अप्रॉक्स आप कहो तो 10% जो है हथियारों का आयात जो है पूरे विश्व में भारत के द्वारा किया गया है। और उसके बाद अगर नंबर देखें तो सऊदी अरब का है, फिर कतर का है और उसके बाद यूक्रेन का है। अब सोचो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, उसके बावजूद जो है भारत सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात कर रहा है। कारण हमारे जो पड़ोसी हैं वो उनसे जो है खतरा बना हुआ रहता है, जैसे चाइना और पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान इन दोनों से जो है वो खतरा बना हुआ रहता है। साथ ही म्यांमार जो है वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है। तो इन सभी चीज़ों के कारण जो है हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि भारत जो है 2019 से 23 के बीच में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात किया, लगभग 10%। और भारत के बाद जो है सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान और जापान, ये सारे जो है प्रमुख आयातक देश है हथियारों के। आगे पूछा जा रहा है कि सिप्री के मार्च 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत सर्वाधिक किस देश से हथियार आयात करता है? चलो ये तो देख लिया कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो आयात करता है, लेकिन किस देश से सबसे ज़्यादा आयात करता है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका या इजराइल। तो याद रखना रूस। भारत अपने हथियारों का जितना भी आयात करता है उसका 36% जो है वो रूस से करता है, 33% जो है वो फ्रांस से करता है और 13% जो है वो अमेरिका से करता है। तो इस तरीके से अभी भी रूस भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा भारत जो है हथियार वो रूस से ही आयात करता है, उसके बाद फ्रांस से और फिर अमेरिका का नंबर आता है। इसके अलावा और भी देश है जैसे इजराइल हो गया, फिर जर्मनी हो गया, उन सभी देशों से भी भारत जो है वो हथियारों का आयात करता है। आगे है कि सिप्री के मार्च 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? आयातक तो हम लोगों ने देख लिया कि सबसे बड़ा आयातक जो है वो इंडिया है, लेकिन सबसे बड़ा जो निर्यातक कौन है? मतलब जो मौत का सामान है हथियार, वो बंदूक जो है या जो भी आप बोलो, बम बोलो, तो उसको बेचने का काम सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा जो है बेचने का काम करता है अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा जो हथियार निर्यातक देश है वो यूएसए है, उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है, फिर रूस और चीन। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? यूएसए। अमेरिका जो है हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
अब बात आता है कि आखिर ये निर्यात करता है तो सबसे ज़्यादा किस देश को करता है। तो अमेरिका हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश है किसका, सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा जो है ये 15% आयात करता है, जापान को करता है, कतर को करता है, और भी कई सारे देश हैं जिनको जो है ये हथियार प्रोवाइड कराता है। यहाँ तक कि हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसे भी हथियार सप्लाई करने का काम जो है वो यूएसए के द्वारा किया जाता है। विश्व में जितने भी हथियार निर्यात होते हैं उसका 42% जो है हथियार निर्यात करने का काम कौन करता है, तो वो आपका यूएसए के द्वारा किया जाता है। मतलब कि आधा लगभग आधे जो हथियार है विश्व भर में वो कौन बांटता फिरता है, तो वो आपका यूएसए। आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है नाटो संगठन का 32वां सदस्य कौन बना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका 32वां सदस्य कौन बना है। ऑप्शन है स्वीडन, यूक्रेन, फिनलैंड या नॉर्थ मैसेडोनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। स्वीडन जो है एक शांति प्रिय देश है, लेकिन फिर भी उसने क्या है कि नाटो को ज्वाइन किया है, और स्वीडन जो है नाटो का कौन सा देश बन गया, 32वां सदस्य बन गया है नाटो का। इसके पहले अगर आप देखोगे तो यूक्रेन जो है वो नाटो में सदस्यता के नाम पे ही जो है रूस और यूक्रेन इन दोनों में विवाद हुआ, लेकिन यूक्रेन अभी तक जो है नाटो का मेंबर नहीं बना है। उसके पहले जो 31वां मेंबर है वो आपका फिनलैंड बना है, और 30वां मेंबर जो है वो आपका नॉर्थ मैसेडोनिया बना है। अब बात है कि नाटो है क्या। तो देखो, रूस से बचाव के लिए जो पहले आपको मालूम होगा कि ये था यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर का जो बढ़ता क्षेत्र था उससे बचाव के लिए जो है बहुत सारे यूरोपीय कंट्री क्या करते हैं, वो यूएसए के साथ मिलके एक एलाई बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, और उसका नाम रखा जाता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना कब होता है, तो 4 अप्रैल 1949 को जो है इसका स्थापना कर दिया जाता है। और जब इसका स्थापना होता है तब जो है टोटल 12 देश जो है इसके सदस्य होते हैं। कितने, 12 देश जो है इसके सदस्य होते हैं, और वर्तमान में कितने हो गए, तो 32 देश जो है इसके सदस्य हो गए। 32वां आपका कौन हो गया, स्वीडन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि जो नाटो का मुख्यालय है वो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। देखते आगे। हाल ही में चर्चा में रहा पारो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या म्यांमार। तो याद रखिएगा कि पारो जो हवाई अड्डा है वो आपका भूटान में है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारो हवाई अड्डा कहाँ है, ये आपका भूटान में है। और पारो हवाई अड्डा इसलिए चर्चा में था क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भूटान का दौरा किया गया, और इसी पारो हवाई अड्डे पे जो है इन्होंने लैंड किया था, इसलिए उस टाइम चर्चा में था। आगे है कि भूटान ने अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो से किसे सम्मानित किया है, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को जो है भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है उस वो दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी को ये दिया गया, और ये पहली बार है कि भूटान के बाहर किसी व्यक्ति को जो है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। मतलब पहले नरेंद्र मोदी जो है वो पहले गैर भूटानी व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। भारत ने भी जो है वो नेपाल को कई मायनों में मदद किया है। जैसे अभी भारत जो है नेपाल का जो 13वां पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाला है, शुरू हुआ है, उसके लिए एक बड़ी राशि प्रदान की है। तो पूछा वहीं जा रहा है कि नेपाल का जो 13वीं पंचवर्षीय योजना है उसके लिए भारत ने कितनी राशि प्रदान की है। तो उसके लिए भारत ने जो है 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जो है प्रदान करने की बात की है अगले 5 वर्षों में। आपको मालूम होगा कि भारत में भी पहले पंचवर्षीय योजना चलता था योजना आयोग के द्वारा, अब उसे समाप्त करके नीति आयोग के द्वारा जो है ये कार्य किया जा रहा है। तो नेपाल को जो है 13वीं के लिए दिया गया है 10,000 करोड़ रुपए, अगले 5 वर्ष में भारत इसे प्रदान करेगा। और भूटान के वर्तमान में पीएम कौन है, तो शेरिंग तोब्गे ये भूटान के पीएम है जो भारत आए हुए थे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भूटान गए, और भूटान के जो नरेश है वो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। भूटान के नरेश कौन है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और दोनों देशों के बीच यही बात हुआ है कि हम दोनों जो एक दूसरे का काफ़ी हेल्प करेंगे हर एक सेक्टर में, चाहे वो एनर्जी का हो गया या फिर
और अनाज की आपूर्ति हो गया, इन सारे क्षेत्रों में जो है भूटान का भारत जो है वो हेल्प करेगा। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि जो भूटान है पहले क्या था कि वो LDC कंट्री में आता था। ठीक है, LDC करने का मतलब हो गया लिस्ट डेवलप कंट्री, उसके अंतर्गत आता था कम विकसित देश। लेकिन अभी जो है इसे LDC से बाहर कर दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है और ये अपने आप को LDC से ऊपर ले आया है। जो लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री है उससे ऊपर इसका रैंक हो गया है भूटान का। तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है वो कम विकसित देशों की श्रेणी से बाहर आ गया है, तो वो आपका भूटान हो जाएगा। और भारत ने जो इसके अलावा एक और मदद की है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया गया है, गयाल त्योसेन त्योसेन जेनसुन पेमा बांगचुंग एक हॉस्पिटल है, वो बनाया गया है, वो भी भारत के हेल्प से निर्मित किया गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। जो इंडेक्स है वहाँ से अक्सर प्रश्न रहते हैं। जैसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है। ऑप्शन है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। तो याद रखिएगा फिनलैंड। विश्व का सबसे खुशहाल देश जो है वो फिनलैंड है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार। और उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन का नंबर आता है। स्वीडन जो है नाटो का 32वां मेंबर बना है, ये भी ध्यान में रखें। उसके बाद है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है, मतलब सबसे कम जो है खुशी किस देश में लोगों को है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो रैंक है वो 143 देशों में जो है सबसे निचले पायदान पे है, 143 पे जो है आपका अफ़गानिस्तान देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आपका 142 नंबर पे लेबनान, 141 लिसिथो और 140 पे जो है सियरा लियोन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि भारत का रैंक क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का रैंक क्या है। ऑप्शन है 108, 118, 126 और 128। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 126। भारत जो है 126वें स्थान पे है। और टोटल कंट्री कितने हैं तो 143 कंट्री को यहाँ पे रैंक किया गया। मतलब देखा जाए तो नीचे से भारत जो है वो 18वें नंबर पे है। इसके अलावा क्या होता है कि हर एक कंट्री को जो है 10 में से कुछ नंबर दिए जाते हैं हर एक पैमाने के लिए। तो भारत का जो स्कोर है वो 4.054 है। इतना यहाँ पे खुशहाली दिया गया। लेकिन देखो इस रिपोर्ट का विडंबना यही है कि भारत से ज़्यादा जो है वो अभी कर्ज पाकिस्तान जो है कर्ज के में डूबा हुआ है, फिर भी उसका रैंक जो है 108 है। म्यांमार जहाँ की सैनिक शासन लगा हुआ है, लोगों को बोलने तक की आज़ादी नहीं है, उसका रैंक 118 है। श्रीलंका जो कर्ज के में दबा हुआ है, जिसका हेल्प भारत ने किया है, उसका रैंक 128 है। मतलब उसके आसपास जो है भारत को रखा गया है 126वें नंबर पे। और नेपाल को 93 पे है और रखा गया है। और जो चीन है, चीन को जो है वो आपका 60वें नंबर पे रखा गया है। चीन का कौन से स्थान पे तो 60वें स्थान पे रखा गया है। इसके अलावा अगर कुछ और देश की बात कर ले, जैसे यूके हो गया, ब्रिटेन 20वें नंबर पे है, यूएई जो है वो 22वें नंबर पे है और उसके बाद यूएसए 23वें नंबर पे है, रूस जो है वो 72वें नंबर पे है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति जो है वो इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जो है अच्छी नहीं दिखाई गई, 126वां रैंक। और पाकिस्तान जो है 108वें रैंक पे, नेपाल 93 और म्यांमार जो है वो 118वें रैंक पे। ठीक है, मतलब नेपाल, म्यांमार इन सभी से भी खराब स्थिति भारत की दिखाई गई है। अब बात है कि आखिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है जो इस तरीके की त्रुटि भरा एक रिपोर्ट जारी कर रहा है। तो ये जारी करने का काम जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, उसके द्वारा जो है ये जारी किया जाता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसको बोलते हैं UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, उसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ये जारी कब होता है तो 20 मार्च को चूँकि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, उसी दिन जो है ये
जारी किया जाता है। और ये 6 मानकों पे आधारित होता है, जैसे प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है, सोशल सपोर्ट कितना है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितना है, उदारता कितना है, जीवन विकल्प बनाने के लिए जो की स्वतंत्रता कितना है, और भ्रष्टाचार पर धारणा कितना है। ये 6 ऐसे मानक है जिनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये सारे जो है इससे रिलेटेड फैक्ट थे। बाकी के जो अभी हम लोगों ने जो है नेशनल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट कर लिया और इंटरनेशनल कंप्लीट कर लिया। बाकी के जो टॉपिक है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, विविध हो गया, जिसमें हम लोग जो अपॉइंटमेंट है वो देखते हैं, अवार्ड देखते हैं, निधन देखते हैं, डे एंड डेट्स, इसके अलावा और भी कुछ जो मिसलेनियस होता है, बुक होता है, युद्धाभ्यास हो गया, उन सारे टॉपिक को जो देखते हैं। इसके अलावा खेल कूद, वो सभी जो है हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में जो है बाकी की चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप को जो है ये बर्डन हो जाएगा। तो पार्ट 2 आपका जो है में इन सारे टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा, और उसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में भी इसे पिन कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।